महाजनपद काल भारत ही नहीं पूरे विश्व के इतिहास में छठी शताब्दी ईसा पूर्व का युग बहुत ही महत्वपूर्ण है। शताब्दी में सर्वत्र एक नई चेतना का उदय हुआ। मानो मनुष्य जाति ने बाल्यावस्था से युवा अवस्था में पदार्पण कर लिया। भारत में इस शताब्दी में सभी क्षेत्रों में अपूर्व क्रांति हुई। इसी शताब्दी में भारत में राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई और मगध साम्राज्यवाद की नींव पड़ी। धार्मिक दृष्टि से यह काल क्रांति का युग था। नवीन धर्मों तथा बौद्ध एवं जैन का उदय इसी काल में हुआ। भाषा की दृष्टि से वैदिक संस्कृत के स्थान पे लोक भाषाओं का उद्भव भी इसी काल में हुआ। उसके अलावा सामाजिक धार्मिक स्थिति के नियमन हेतु सूत्र साहित्य की रचना हुई। इस बहुमुखी विकास के कारण ही इस काल को भारत के इतिहास में बड़ा विशेष स्थान दिया गया। राज्य निर्माण की प्रक्रिया एक क्रमिक विकास को अनुरेखित करती थी। यह विकास ऋग्वैदिक काल से आरंभ होकर अपने चरम रूप में मगध साम्राज्य में परिलक्षित होता है। ऋग्वैदिक काल एक कबीलियाई स्वरूप लिए हुए था और आर्य घुमंतु जीवन जी रहे थे। उनके अपने कबीले होते थे और कबीलों का नेतृत्व करने वाला मुखिया जो राजा कहलाता था। कुल मिला के छोटे छोटे कबीलों से ही राजा की पहचान होती थी और ये कबीले जन कहलाते थे। आगे उत्तर वैदिक काल में इस जन का विकास जनपद के रूप में हो गया और भूमि स्वामित्व की अवधारणा पहली बार सामने आई। क्षेत्र विशेष पे राजा का अधिकार था और इसी क्षेत्र के विस्तार एवं प्रसार के लिए राजा सदैव प्रयत्नशील रहता। इस काल में लोहे का प्रयोग होने लगा कृषि एवं धान रोपाई के लिए। फलतः कृषि उत्पादन में वृद्धि विशेष के साथ साथ जनसंख्या में भी वृद्धि होने लगी। अब आर्य एवं अनार्यों के बीच संपर्क बढ़ा और बृहत्तर प्रादेशिक इकाइयों का विकास हुआ। इन प्रादेशिक इकाइयों में महत्वपूर्ण सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन हुए। फलतः 16 महाजनपदों का उदय हुआ। राज्य के मजबूत आर्थिक आधार का करारोपण प्रणाली की स्थापना हुई। भाग, कर, बलि आदि राज्य की आय के महत्वपूर्ण स्रोत थे। प्रशासनिक तंत्र का विकास हुआ। राजा की सहायता एवं सलाह के लिए मंत्रियों एवं नौकरशाही का साक्ष्य मिलता। इसका मतलब इसी काल में रक्त संबंधों से पृथक नौकरशाही का विकास हुआ, जो एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी की ओर संकेत करता है। स्वतंत्र सेना का विकास हुआ। सेना की जनजातीय तथा वंशीय निष्ठाओं से मुक्त होने के कारण सेना का विकास हुआ। गणराज्यों की शासन व्यवस्था भी कम उत्तम न थी। बौद्ध ग्रंथों में वर्णित शासन व्यवस्था के आधार पर गणराज्यों की शासन व्यवस्था का वर्णन किया जाता है। गण की कार्यपालिका का अध्यक्ष एक निर्वाचित पदाधिकारी हुआ करता था, जिसे राजा कहा जाता था। परंतु राज्य की वास्तविक शक्ति एक केंद्रीय समिति अथवा संस्थागार में निहित होती थी, जिसके सदस्यों की संख्या काफी बड़ी होती थी। एक पर्ण जातक के अनुसार लिच्छवी गणराज्य की केंद्रीय समिति में तो 77,007 राजा थे। संस्थागार की कार्यवाही आधुनिक प्रजातंत्र के संसद के समान होती थी। कोरम की पूर्ति, प्रस्ताव रखने, मतगणना आदि के लिए सुस्पष्ट और सुनिश्चित नियम होते थे। संस्थागार में प्रस्ताव सामान्यतः 3 बार दोहराया जाता था और विरोध न होने पर स्वीकार भी कर लिया जाता था। विरोध होने पर गुप्त मतदान द्वारा बहुमत से निर्णय लिया जाता था। गणराज्यों में एक गण परिषद, इसमें 4 से लेकर 20 सदस्य हुआ करते थे। ये सदस्य केंद्रीय समिति द्वारा ही नियुक्त किए जाते थे। गणराज्यों में ग्राम पंचायतें भी हुआ करती थी, जो राजतंत्रों की ग्राम पंचायतों के समान ही कार्य किया करती थी, यानी कि उस गांव के कृषि, व्यापार, उद्योग और विकास का ध्यान रखना। सुमंगल वासनी, जो कि बुद्ध घोष द्वारा की गई एक टीका टिप्पणी है, उसके अनुसार तो वज्जी संघ में 7 न्यायालय हुआ करते थे। वनिज, महामत, व्यहारी, सूत्रधर, अट्टकुल, सेनापति, उपराजा व राजा। प्रत्येक अपराधी को इन 7 न्यायालयों से गुजरना पड़ता था। राजा का न्यायालय अंतिम था, उसे ही दंड देने का अधिकार था। अन्य न्यायालय निर्दोष होने पर अपराधी को मुक्त तो कर सकते थे, किंतु दोषी होने पर उसे दंडित नहीं कर सकते थे। अतः ये राज्य बड़े ही समृद्ध तथा सुव्यवस्थित रहे होंगे। बुद्ध भी वज्जी संघ की व्यवस्था से काफी प्रभावित थे। उन्होंने तो अपने शिष्यानंद से कहा भी था कि जब तक वे बार बार अपने संस्थागार में बैठक करते रहेंगे, मिलकर सहमति से रहेंगे, निर्णय लेंगे
और प्राचीन परंपराओं का पालन करेंगे तथा अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करेंगे, उनके आदेशों का पालन करेंगे और स्त्रियों का आदर करेंगे, तब तक उनकी गति रहेगी। हमारा इतिहास हमसे कुछ कह रहा है। कुछ सभ्यताएं जो ख़त्म हो गईं अचानक, आदि मानव और उनका जीवन कैसे उत्पत्ति हुई, इंसान की 4 पैरों से 2 पैरों तक, हंटिंग से एग्रीकल्चर तक, फिर किस तरीके से मानव ने सोसाइटीज़ बनाई, यातायात की नए तरीके ढूंढे, नई सभ्यताओं का उद्गमन और उनका पतन, राजाओं का शासन, एक दूसरों से युद्ध, संगम एज, छोला एम्पायर्स और उनका साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऋग वैदिक एज, इन सारी सभ्यताओं का विस्तार और कैसे मानव जाति धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करती गई। जैनिज्म और बुद्धिज्म जैसे धर्मों का विस्तार, राइज ऑफ महाजनपद, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस सीरीज़ में, जो कि है एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज़।